हेलो एवरीवन, मेरा नाम गीतांजलि है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी तक हमने थ्योरी ऑफ डिमांड के कुछ बेसिक रिवाइज किए थे। हमारा जो अगला टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। हमने अभी तक लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर हम उसको कम खरीदते हैं और कीमत कम होने पर उसको हम ज़्यादा खरीदते हैं। अब ये जो चेंज बता रहा है लॉ ऑफ डिमांड, ये केवल हमें एक चेंज की दिशा बता रहा है कि अगर प्राइस बढ़ गई तो हम अपना कंजम्पशन कम कर देंगे। ये हमें ये नहीं बता रहा कि एक प्राइस चेंज होने की वजह से हमारी जो डिमांड है, हमारा जो कंजम्पशन है वो कितना कम होगा। तो इसके लिए हम इलास्टिसिटी का यूज़ करते हैं। तो जो इलास्टिसिटी का मतलब होता है एक वेरिएबल में चेंज होने की वजह से दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आता है, उसका मेजरमेंट हमें इलास्टिसिटी बताता है। तो थ्योरी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इतना फ़र्क है कि लॉ ऑफ डिमांड हमें क्वालिटेटिवली बताता है कि किस दिशा में परिवर्तन होता है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्वांटिटी बताता है कि प्राइस में चेंज होने की वजह से हमारी डिमांड में कितना चेंज आया। ठीक है। अब जो इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट का यूज़ इकोनॉमिक्स में सबसे पहले J.S. मिल और कुरनॉट ने किया था, लेकिन इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी को पॉपुलर करने का श्रेय हम डॉक्टर मार्शल को देते हैं, जिन्होंने बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कब लिखी थी? 1890 में। अब इलास्टिसिटी कितनी तरह की होती है? हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारी डिमांड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो उसमें हमने देखा था किसी वस्तु की अपनी कीमत, उससे संबंधित रखने वाली वस्तु की कीमत, एक उपभोक्ता की आय और एक्सपेक्टेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। तो जो इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट होते हैं वो जो पहले 3 फैक्टर होते हैं। 3 तरह की हम इलास्टिसिटी पढ़ते हैं, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से अल्टीमेटली फाइनली कितना चेंज हम अपने कंजम्पशन में करेंगे, कितना चेंज हम अपनी डिमांड में करेंगे, उसको कौन बताता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारा अगला टाइप है इलास्टिसिटी का इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारी इनकम में चेंज होने की वजह से हमारा कंजम्पशन पैटर्न किस तरह से चेंज होता है, हमारा डिमांड किस तरह से चेंज होता है, वो हमें कौन बताएगा? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगला है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मान लीजिए चाय की कीमत बढ़ जाने से आप कॉफ़ी की कितनी ज़्यादा डिमांड करेंगे, वो कौन बताएगा हमें? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चाय और कॉफ़ी क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड है, प्रतिस्पर्धी वस्तुएं हैं। तो इनका जो डायरेक्शन ऑफ चेंज होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है। मान लीजिए चाय की कीमत बढ़ी तो कॉफ़ी की डिमांड भी हमारी बढ़ जाएगी। और दूसरा संबंधित वस्तु का टाइप है कॉम्प्लीमेंट्री गुड, पूरक वस्तुएं जिसे कहते हैं। इसमें रिलेशनशिप कैसा होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। रिलेशनशिप इनके बीच होता है नेगेटिव। मान लीजिए पेन की रिफिल की प्राइस बढ़ जाती है तो जो उसका कवर है उसकी डिमांड घट जाएगी। एक बढ़ गया, एक घट गया, तो जो चेंज है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ। ये हमें कौन क्वांटिटेटिवली बताएगा? इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट। अब जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसको अगर हम फॉर्मूला इसका लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय
कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब हमारी प्राइस में चेंज होने की वजह से हमारी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, थोड़ा कम चेंज हुआ, या जितना प्राइस में चेंज हुआ उतना ही चेंज हमारी क्वांटिटी डिमांड में हुआ, मांगी गई मात्रा में हुआ, हमारे कंजम्पशन में हुआ, वो उसका टाइप हमें कौन बताता है? डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच की श्रेणी। तो ये इसका सबसे पहला डिग्री है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्णतः लोचदार मांग। इसमें जो डिमांड कर्व है वो सीधा होता है, ऐसा जैसे डिमांड कर्व हमारा नेगेटिव स्लोप होता है ना, तो जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है उसमें डिमांड कर्व ऐसा होता है, हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सिस। मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो जो डिमांड कर्व है वो बिल्कुल इसके पैरेलल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। और हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ये ऐसा डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है कि आप कीमत में चाहे जितना भी चेंज कर लें, हमारा कंजम्पशन सेम ही रहेगा। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसा माँ बाप का बच्चों के लिए प्यार होता है। बच्चे चाहे जितनी भी शैतानी कर ले, माँ बाप हमेशा उनसे प्यार ही करते हैं। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको समझाने के लिए कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है कि प्राइस में चाहे कितना भी चेंज आ जाए, हम कुछ ना कुछ एक फिक्स क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। जैसा हमारे खाने का नमक होता है, नमक चाहे 5 रुपए में मिले चाहे 100 रुपए में मिले, हम नमक का कंजम्पशन उतना ही करेंगे। तो ये एग्जाम्पल हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का। हमारा तीसरा टाइप है इसमें यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, कि प्राइस में जितना चेंज आया उतना ही हमारी डिमांड में चेंज आएगा। ये क्या हो गया? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब हमारा अगला है इकाई से अधिक लोचदार, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होता है कि जितना प्राइस में चेंज आया हमारा डिमांड उससे ज़्यादा चेंज हुआ। मतलब ये जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है उससे थोड़ा सा कम है, और जो इन इलास्टिक डिमांड है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। सॉरी, ये हमारा जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है उससे थोड़ा कम इलास्टिक होता है, और यूनिटरी इलास्टिक से थोड़ा ज़्यादा इलास्टिक होता है। और हमारा अगला है इकाई से कम लोचदार। इसमें क्या होता है कि जो जितना प्राइस में चेंज आया उससे कम चेंज हमारा क्वांटिटी डिमांड में होता है। एक कॉन्सेप्ट इसमें हम यूज करते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें क्या होता है, डिमांड कर्व के सभी पॉइंट्स पर इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 के बराबर, इकाई के बराबर होती है। अब हम जो प्राइस इलास्टिसिटी है उसको किस तरह से मेजर करते हैं? इसकी मुख्यतः 5 विधियां होती है। पहली, कुल व्यय विधि, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अगला है प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड, अनुपातिक या प्रतिशत विधि। तीसरा है बिंदु विधि, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। चौथा है चाप विधि, आर्क इलास्टिसिटी मेथड। पांचवा है रेवेन्यू मेथड। सबसे पहले पढ़ेंगे हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसका प्रतिपादन किसने किया था? डॉक्टर मार्शल ने। ये हमें बताता है कि प्राइस में चेंज होने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया, उसकी सहायता से हम इलास्टिसिटी का पता करते हैं। मान लीजिए प्राइस बढ़ गई तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होगी?
इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी, पूर्णतः लोचदार होगी या बेलोचदार होगी। ज़्यादातर हम कहेंगे कि लोचदार होगी। प्राइस बढ़ गई तो हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, जबकि यहाँ पर उल्टा होता है कि प्राइस बढ़ गई तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि जब प्राइस बढ़ती है तो हमारा जो डिमांड है वो कम हो जाता है, तो हमारा एक्सपेंडिचर इस केस में बढ़ गया, तो जो डिमांड होगी हमारी वो इनइलास्टिक होगी। और दूसरा इसका केस कि प्राइस कम हो गई और टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा इलास्टिक डिमांड। अब हम आगे चलते हैं। अगला मेथड है हमारा सबसे इजी मेथड, परसेंटेज मेथड। ये किस तरह से हम इसमें इलास्टिसिटी निकालते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये बहुत सबसे सिंपल मेथड है इसका। हमारा अगला मेथड है मांग की लोच की बिंदु विधि, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे हमारा डिमांड कर्व इस तरह का होता है, तो मान लीजिए ये आपका डिमांड कर्व है, ये सीधी रेखा। तो डिमांड कर्व के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होगी, ये हमें पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेथड से पता चलता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी निकालने का, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट क्या हुआ, मान लीजिए ये आपका ए बिंदु है यहाँ पे, तो लोअर सेगमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक बाय अपर सेगमेंट। क्या फॉर्मूला हुआ, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। तो अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपकी इलास्टिसिटी की वैल्यू इस पॉइंट पे 1 है और आपके डिमांड कर्व के लेफ्ट साइड ये ग्रेटर देन 1 होती है, और आपके जहाँ पे इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 है उससे नीचे इलास्टिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 होती है। अब हमारा अगला मेथड है आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी हमने क्या देखा, एक पॉइंट पे देखा हमने इलास्टिसिटी। मान लीजिए आपका ये डिमांड कर्व है और हमने 2 पॉइंट के बीच इलास्टिसिटी का पता करना है, तो इसके लिए हम चाप विधि का, आर्क इलास्टिसिटी का यूज करते हैं। और हमारा अगला मेथड है रेवेन्यू मेथड। इसमें हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, AR एवरेज रेवेन्यू बाय AR माइनस MR। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, AR को मानते हम A और MR को मानते हम M, तो A डिवाइडेड बाय A माइनस M। अब फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एंड डिटरमाइनिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारी इलास्टिसिटी को कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, तो सबसे पहला फैक्टर होता है किसी वस्तु की प्रकृति, नेचर ऑफ द कमोडिटी। मान लीजिए नेसेसिटी गुड्स हैं, मान लीजिए नमक है, तो नमक का जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि नमक का प्राइस चाहे जितना भी होगा हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी इलास्टिसिटी इनइलास्टिक है, बेलोचदार हमारी नमक के लिए मांग है। दूसरा हो गया आरामदायक वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं, लग्जरियस गुड। तो इनकी डिमांड हमारी इनकम के साथ इनकम के बढ़ने के साथ बढ़ती है और इसका प्राइस के साथ इसका रिलेशनशिप कम होता है। हमारा अगला है स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धि, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, तो जाहिर सी बात है आपकी जो डिमांड है वो इलास्टिक होगी। आपके पास कम सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो आपकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। अगर किसी गुड्स के डिफरेंट यूजेस है, मल्टीपल यूजेस है, तो उसकी डिमांड भी इलास्टिक होगी। और एक पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज, मान लीजिए आप किसी गुड्स को, उस गुड्स का कंजम्पशन पोस्टपोन कर सकते हैं। आपकी गाड़ी लेने की इच्छा है लेकिन आपके पास पैसे कम है, तो आप फ्यूचर में उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी डिमांड इलास्टिक हुई।
मान लीजिए आपको प्यास लगी है, बहुत तेज प्यास लगी है, तो यहाँ पर पानी की डिमांड क्या हुई? इनइलास्टिक। आपको पानी नहीं मिलेगा तो आप मर जाएंगे। अगला है हमारा इनकम ऑफ कंज्यूमर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो समाज का एक सबसे गरीब वर्ग और सबसे अमीर वर्ग, इनकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होती है। मतलब इनकी डिमांड पर प्राइस का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और जो सबसे ज़्यादा फर्क जो डिमांड में लाता है वो होता है मिडिल क्लास पर्सन की इनकम। उनकी इनकम बढ़ जाती है तो वो ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं, उनकी इनकम कम हो जाती है तो वो अपना कंजम्पशन घटा देते हैं। और एक अगला जो फैक्टर है, किसी वस्तु पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात। मान लीजिए आप अपनी सैलरी का किसी गुड्स पे बहुत ही कम प्रपोर्शन खर्च कर रहे होते हैं, तो उसकी जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है, क्योंकि आपकी इनकम चाहे कम हो जाए तो वो पोर्शन आप उसके लिए खर्च करेंगे ही करेंगे। और दूसरी ओर ऐसी वस्तु जिस पर आपका बहुत ज़्यादा इनकम का पार्ट खर्च हो रहा है, उसकी डिमांड इलास्टिक, आपको कम ज़्यादा आप उसको कर सकते हैं। और प्राइस लेवल का जैसे है उसका प्रभाव हमारी इलास्टिसिटी पर पड़ता ही पड़ता है। जैसे अगर बहुत अधिक कीमत और बहुत कम कीमत वाली वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है, इनइलास्टिक होती है। मतलब बहुत ज़्यादा कीमत वाली वस्तु को कौन खरीदेगा? अमीर व्यक्ति। तो अमीर व्यक्ति पर प्राइस का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत कम कीमत वाली वस्तु को कौन खरीदेगा? गरीब व्यक्ति। तो उस पर भी प्राइस का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। अब एक होता है टाइम। अगर हमारे पास टाइम कम है तो हमारी डिमांड क्या होती है? इनइलास्टिक, पूर्णतः बेलोचदार। अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा है तो हमारी डिमांड क्या होती है? इलास्टिक। अब हमारा ये टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ख़त्म होता है। हमारा अगला टॉपिक है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब हमारी इनकम में चेंज होने से हमारी डिमांड पर कितना फ़र्क पड़ता है, ये हमें कौन बताता है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो ये 3 तरह की होती है इसकी। जैसे हमने श्रेणियाँ प्राइस इलास्टिसिटी की पढ़ी, जिसमें पढ़ा हमने परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। वैसे ही इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, श्रेणियाँ होती है, डिग्री होती है, जिसमें होती है एक पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, हमारी इनकम बढ़ गई, हमारी डिमांड बढ़ गई। ये क्या होता है? ऐसा किन वस्तुओं के साथ होता है जिनकी डिमांड हमारी इनकम के बढ़ने के साथ बढ़ती है? ये नॉर्मल गुड्स होती हैं। फिर होता है हमारा नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, मतलब कि हमारी इनकम बढ़ गई और हमारी डिमांड कम हो गई। ये होती है इन्फीरियर कमोडिटी के साथ। मान लीजिए आप पहले 40 रुपए किलो चावल खाते थे, अब आपकी इनकम बढ़ गई तो आप 120 रुपए किलो बासमती राइस अब खाते हैं। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। एक हो गया जीरो इनकम इलास्टिसिटी, कि आपकी इनकम बढ़ने पर आपकी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता, वह होती है जीरो इनकम इलास्टिसिटी। हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि हमारी संबंधित वस्तुएं जितनी भी होती है, 2 तरह की होती है मुख्यतः, पूरक वस्तुएं और प्रतिस्पर्धी वस्तुएं। इनकी प्राइस में चेंज होने की वजह से इनकी संबंधित वस्तुओं की मांग में कितना चेंज आया
वो हमें बताता है क्रॉस इलास्टिसिटी। इसकी भी कुछ डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कब होती है? पॉजिटिव होती है सब्स्टिट्यूट गुड के केस में। चाय और कॉफी बहुत फेमस एग्जाम्पल है। चाय की कीमत बढ़ने पर कॉफी की डिमांड भी बढ़ गई, तो ये दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो रिलेशनशिप कैसा हुआ? पॉजिटिव। अगला हुआ नेगेटिव, कि पेन की रिफिल की प्राइस बढ़ने पर उसकी कवर की डिमांड नीचे को आ गई, रिलेशनशिप कैसा हुआ? नेगेटिव। तो ये आपके कुछ टॉपिक थे जो इलास्टिसिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट थे। हमारा इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो सिर्फ एक बेसिक था, लेकिन हमारा जो रियल इकोनॉमिक्स है, हम डे टू डे लाइफ में इलास्टिसिटी का यूज़ करते हैं। इवन जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, वो टैक्स किन किन गुड्स पे लगाना है वो इलास्टिसिटी के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। किस तरह से मान लीजिए सरकार को अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, तो वो ऐसी गुड्स पे टैक्स लगाएगा जिसकी इलास्टिसिटी इन इलास्टिक हो, मतलब अगर प्राइस बढ़ भी जाए तो जो कंज्यूमर है वो उस गुड को खरीदेगा ही खरीदेगा। तो जो वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो टैक्स लगाते हुए इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखता है। आप आगे एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मोनोपोली। मोनोपोलिस्ट भी जो प्राइस को जब डिसाइड करता है तो वो इस बात का ध्यान रखता है कि कौन सी गुड्स का प्राइस ज्यादा रखना है। अब ज्यादा वो कौन सी गुड का प्राइस रखेगा? जिसकी इलास्टिसिटी कम होगी, इन इलास्टिक होगी। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में भी, कीमत विभेद में भी इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। एक अधिकारी उस वस्तु की अधिक प्राइस चार्ज करेगा जिसकी डिमांड इन इलास्टिक होगी। तो इस तरह से आपका जो ये इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है ये समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।